नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये सोचना गलत, कांग्रेस का पलटवार, कहा नाम नरेंद्र काम सरेंडर। खबर में आगे जिक्र होगा कि संसद के विशेष सत्र से भाग रही सरकार, तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि आरसीबी टीम का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, शिव कुमार ने विराट कोहली को भेंट किया कन्नड़ झंडा। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि ओवैसी और महागठबंधन की बात बनी तो एनडीए का खेल खराब, टाइट हो जाएगी फाइट। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि फिर डराने लगा है कोरोना, 48 घंटे में 21 लोगों की मौत, एक्टिव केस 4300 के पार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करता हूं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी इज इंडिया, इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये सोचना गलत, कांग्रेस का पलटवार, कहा नाम नरेंद्र काम सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमले के बाद बुधवार को पलटवार किया और कहा कि सत्ता पक्ष की यह सोच गलत है कि नरेंद्र मोदी भारत हैं और भारत नरेंद्र मोदी है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति सरेंडर नीति बन गई है। खेड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत में बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग पिछले 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रहे थे, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। उन्होंने दावा किया कि बहादुरी का कोई इंजेक्शन नहीं होता, बल्कि वो इंसान के चरित्र में होती है। बीजेपी आरएसएस के लोगों का इतिहास ही कायरता का रहा है। जब ऐसा व्यक्ति देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में आ जाता है, और जो हम वर्तमान में देख भी रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद के विशेष सत्र से भाग रही सरकार, तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र आयोजित करने से भाग रही है, जबकि विपक्षी दल इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सरकार ने घोषणा की है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद सत्र में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि संसद का हर सत्र विशेष सत्र होता है। ओब्रायन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संसद का सामना करने को लेकर भय, मोदी सरकार की गंभीर स्थिति के लिए मेरा शब्द, जिसे संसद का सामना करने को लेकर बेहद भय है, विशेष सत्र से भाग रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरसीबी टीम का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, शिव कुमार ने विराट कोहली को भेंट किया कन्नड़ झंडा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बुधवार को बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। शिव कुमार ने प्रत्येक खिलाड़ी को गुलदस्ते भेंट किए और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने क्रिकेटर विराट कोहली का विशेष रूप से स्वागत किया और उन्हें आरसीबी टीम का झंडा और कन्नड़ झंडा दोनों भेंट किया। विराट कोहली ने खुशी खुशी झंडे प्राप्त किए और उप मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवाई। शिव कुमार को एयरपोर्ट जाते समय अपनी कार से आरसीबी का झंडा लहराते भी देखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी और महागठबंधन की बात बनी तो एनडीए का खेल खराब। जी हाँ दोस्तों, हो सकती है बिहार में हवा टाइट। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है, जो आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए जितनी राहत ला सकता है, उतनी ही परेशानी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, 3 लेफ्ट पार्टी CPI माले, CPI और CPM विकासशील इंसान पार्टी के महागठबंधन में एंट्री मारने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तैयार है, बशर्ते सीटों पर बात बन जाए। पार्टी ने 50 सीटों के लिए लड़ने का प्लान बनाया है, लेकिन राजद से चल रही बात बन गई तो वो कम सीटें लड़ने को तैयार है और इस गठबंधन से मुसलमानों की एकजुटता नतीजों पर असर डाल सकती है। बिहार में जातियों और पार्टियों का चुनावी समीकरण देखने से पहले आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते बचे विधायक अख्तरुल ईमान ने बताया कि ये बातचीत चल रही है और महागठबंधन से कोई नेगेटिव जवाब नहीं आया है। और उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी एक दल नहीं है जो अकेले सांप्रदायिक ताकतों को हरा सके, इसीलिए हमारी कोशिश है कि चुनाव में सब एकजुट होकर लड़ें। और 2020 में ओवैसी की पार्टी से जीते 5 विधायकों में 4 को राजद ने मिला लिया था।
ईमान अकेले बचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर डराने लगा कोरोना, 48 घंटे में 21 लोगों की मौत, एक्टिव केस 4300 के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बुधवार को भारत में सक्रिय कोविड-19 मामले की कुल संख्या 4302 है। भारत में पिछले 24 घंटे में लगभग 300 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले केरल के सामने आए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोविड से संबंधित 2 और मौतें दर्ज की गई हैं, जिससे इस साल कुल मौतों की संख्या 7 हो गई है। वहीं 48 घंटे की बात करें तो 21 लोगों की जान जा चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 8 से 9% की ग्रोथ की ज़रूरत, रघुराम राजन का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के पूर्व RBI गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने एक खास बातचीत में कहा कि मैं ये बात बहुत समय से कहता आ रहा हूँ कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो हमें 8 से 8.5 से 9% की वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी भी अपेक्षाकृत गरीब देश हैं। रघुराम राजन ने बयान उस समय दिया है जब भारत ने अशांत वैश्विक माहौल में मजबूत GDP आंकड़े पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 7.4% और पूरे वर्ष में 6.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। हालांकि राजन ने माना कि ये दर काफ़ी सराहनीय है, खासकर जब चुनावों के कारण सरकारी खर्च में देरी हुई और सांख्यिकीय आंकड़ों में अस्थायी उतार चढ़ाव देखा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अब संतुष्ट होकर बैठने का समय नहीं है, यह आराम करने का वक्त नहीं है, यह भारत के लिए एक अच्छा समय हो सकता है और हमें इसका लाभ उठाना होगा। उन्होंने कहा कि उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए निवेश को बढ़ावा देना, खपत का दायरा बढ़ाना और विदेशी देशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा दिलाना ज़रूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या है एलन मस्क का जंक? कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार की सरेंडर नीति से भारत के सामरिक हितों पर चोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से तीखा सवाल किया है। पार्टी नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की सरेंडर बाबत की गई टिप्पणी इस बात को स्पष्ट करती है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार भारत के राष्ट्रीय हितों को समर्पित किया है, और यहाँ पर खासतौर पर उन परिस्थितियों में जब उन्हें अपेक्षित चतुराई और विश्वगुरु का दर्जा दिखाने की आवश्यकता थी। खेड़ा ने इस बाबत कुछ स्पष्ट उदाहरण भी दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए $537 मिलियन देने का फैसला किया। भारतीय सेना ने रिकॉर्ड पर कहा है कि हमारे पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। अब ट्रंप ने भारत को F-35 बेचने का करारा झटका दिया है। सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि F-16 F-35 की तुलना में हवा लड़ाई में बेहतर है, और यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी उन्हें जंक कहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में गया जी में डॉक्टरों की पिटाई का वीडियो वायरल, तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना, तालिबान से भी बदतर बताई स्थिति। जी हाँ दोस्तों, बिहार के गया जिले के गुरपा थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण डॉक्टर को पेड़ से बांधकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने बिहार की स्थिति को तालिबान से भी बदतर बता दिया। RJD नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार में तालिबान से भी बदतर स्थिति है और गया जिले में पीड़िता की मां का इलाज करने गए डॉक्टर को आरोपियों ने पेड़ से बांधकर पीट कर खून से लथपथ कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देवेंद्र फडणवीस के आगे पीछे ठुमके लगाते हैं, इस मंत्री पर इतना भड़के संजय राउत की बता दिया नचनिया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बीजेपी के महामंत्री गिरीश महाजन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। गिरीश महाजन ने कहा था कि बाल ठाकरे की शिवसेना को ज़मींदोज़ किया जाएगा। इस पर अब संजय राउत भड़क गए हैं और उन्होंने शिवसेना UBD के मुखपत्र सामना में मंत्री के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी के एक मंत्री गिरीश महाजन ने अहंकार भरा बयान दिया है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को ज़मींदोज़ किया जाएगा। अब जब सत्ता में कोई व्यक्ति मदांध हो जाता है तो क्या होता है, इसका महाजन एक अच्छा उदाहरण है। संजय राउत ने आगे लिखा कि महाजन जैसे कई लोगों ने पिछले 50 साल में शिवसेना को नष्ट करने की लफ्फा
बाजी की है और शिवसेना केवल सांसदों, विधायकों और नगर सेवकों की तरह बिकने वाली वस्तु नहीं है। शिवसेना विचारों के साथ आगे बढ़ने वाला एक संगठन है। चुनाव आते हैं और जाते हैं, विधायक, सांसद आदि भी बह जाते हैं, लेकिन शिवसेना है और रहेगी। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी RSS का कैरेक्टर है। ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनिया सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी RSS वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फ़ोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर कर मोदी जी ने यहाँ पर ट्रंप के इशारे का पालन किया। आगे राहुल गांधी ने कहा कि आपको एक समय याद होगा जब फ़ोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी और 71 की लड़ाई में हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आए थे। इंदिरा जी ने कहा कि मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फ़र्क है, इनका करैक्टर है, ये सारे के सारे ऐसे हैं। आज़ादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है और 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। दोस्तों, आपको अगर लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया को बता रहा है संसद को नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर 16 पार्टियों की PM मोदी को चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। मंगलवार को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें संसद सत्र की मांग को लेकर रणनीति सामने लाई गई। जयराम रमेश, संजय राउत, राम गोपाल यादव, मनोज झा, डेरेक ओब्रायन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे थे। दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पत्र में पहलगाम, पूंछ, उरी, राजौरी में हुए आतंकी हमलों और भारत पाकिस्तान संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में स्वतंत्र चर्चा की बात कही गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पैसा पॉलिसी आपका, सुविधा और फायदा अडानी का। राहुल गांधी ने LIC के निवेश पर किया कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के अडानी समूह में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने पर मंगलवार को कटाक्ष किया और कहा कि सरकारी धन का इस्तेमाल निजी संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पैसा पॉलिसी प्रीमियम आपका, सुरक्षा, सुविधा, फायदा अडानी का। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने घरेलू बॉन्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा घरेलू बॉन्ड निर्गम है। दोस्तों, आपको बता दें कि APSEZ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि उसने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC से 15 साल के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए ये कोष जुटाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले EC का बड़ा कदम, वेटिंग % पर मिल सकेगी सटीक और त्वरित जानकारी। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि वो अनुमानित मतदान प्रतिशत आंकड़ों पर समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक सुव्यवस्थित एवं प्रौद्योगिकी संचालित VTR यानी कि वोटर टर्नआउट परसेंटेज प्रणाली शुरू कर रहा है। इससे पहले की पुरानी पद्धतियों से लगने वाला समय अंतराल काफ़ी कम हो जाएगा। आयोग द्वारा की जा रही ये बदलाव की पहल बिहार चुनाव से ऐन पहले हो रहा है। दोस्तों, इस पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर 2 घंटे में नए ECNET एप्लीकेशन पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे ताकि अनुमानित मतदान रुझानों को अद्यतन करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर इसे स्वचालित रूप से एकत्रित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी कर कहा है कि अनुमानित मतदान प्रतिशत डेटा पहले की तरह हर 2 घंटे में प्रकाशित होता रहेगा। इसमें कहा गया है कि विशेष रूप से मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केंद्र छोड़ने से पहले मतदाता मतदान डेटा पीठासीन अधिकारी द्वारा ECI नेट में
दर्ज किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन के साथ बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं ओवैसी, बीजेपी की बी टीम के टैग से छुटकारा चाहते हैं या फिर विपक्षी एकता की है नई शुरुआत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या एआईएमआईएम की ये पहल सच में एनडीए के खिलाफ एकजुट विपक्ष की मंशा से की गई है या फिर ये केवल राजनीतिक चाल है ताकि ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से खुद को अलग दिखाया जा सके। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल एआईएमआईएम की बिहार इकाई ने हाल ही में आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क किया है ताकि असदुद्दीन ओवैसी की महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक इन दोनों दलों के निर्णयकर्ताओं की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शशि थरूर का बयान, हमें मनाने की जरूरत नहीं, ट्रंप के दावे पर शशि थरूर की दो टूक, पाकिस्तान को भी लताड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में तीसरे पक्ष की संलिप्तता से इनकार किया है और कहा है कि संघर्ष विराम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हुई। थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फिलहाल ब्राजील में है और ब्राजील से अमेरिका के लिए रवाना होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए उन्हें मध्यस्थता उन्होंने की है और ब्राजील में शशि थरूर ने कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति पद का बहुत सम्मान करते हैं और हम उसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो हमारी समझ थोड़ी अलग है। हमें रोकने के लिए किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं थी, हमने पहले ही रुकने के लिए कह दिया था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसी को मनाने की ज़रूरत थी तो वो पाकिस्तानियों को मनाने की ज़रूरत थी, उन्हें मनाना पड़ता। हमें मनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, यही मूल सिद्धांत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, कहा बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, हर तरफ है क्राइम। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हों। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और बेगुनाहों को जेलों में पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सिर्फ सत्ता की परवाह है और बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की जनता की कोई परवाह नहीं है। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। G7 में प्रधानमंत्री मोदी का भाग नहीं लेना, एक और कूटनीतिक विफलता, कांग्रेस का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेना भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका को मध्यस्थता करने देने के बाद एक और कूटनीतिक विफलता है। बीते 6 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित होने वाली आगामी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना नहीं है और मामले से अवगत लोगों ने सोमवार को ये जानकारी दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की बैठक के बाद कमलनाथ का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये जोश सबूत है कि कांग्रेस मजबूत है और अब राहुल गांधी पर विश्वास सब करते हैं। संगठन को सशक्त करने के लिए राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया है, इस सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने पूरे विस्तार से अपनी बात रखी। दूसरे प्रदेशों से पर्यवेक्षक आएंगे और सबसे चर्चा करेंगे ताकि एक ही जिला कांग्रेस कमेटी बन सके। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे ने बाढ़ संकट पर केंद्र सरकार को घेरा, पीएम से पीएम केयर्स फंड खोलने की कर दी अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार की आलोचना की और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड के बाढ़ के दरवाजे खोलेंगे। खड़गे ने कहा कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है और केंद्र को प्रभावित राज्यों के लिए तुरंत धन जारी करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी सरकार को सभी पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम के लिए बाढ़ की तैयारी के लिए अधिक धन जारी करना चाहिए। शायद मोदी जी पीएम केयर्स फंड के दरवाजे खोल सकते हैं जिसमें करोड़ों रुपए बिना सार्वजनिक अपडेट के पड़े हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में चुनाव आयोग। जून में दौरा करेगी टीम। 2 से 3 चरणों में हो सकती
सकता है मतदान। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग अब हर बूथ लेवल ऑफिसर को पहचान पत्र देने की तैयारी में है, जिससे वो घर घर जाकर सत्यापन का कार्य कर सके। बिहार में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिससे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें। चुनाव आयोग बिहार चुनाव तक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड शुरू करने की भी तैयारी में है और इसमें आयोग से संबंधित सभी सुविधाएं एक की ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों, सूत्रों की माने तो बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तारीखें तय करते समय दिवाली और छठ जैसे त्योहारों का भी ध्यान रखा जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है और चुनाव आयोग की तैयारी इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने की है।